हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एक बेहद ही खौफनाक कहानी लेकर। दोस्तों, अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना हम तक पहुँचानी है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी कहानी की ओर। मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मेरा नाम क्या है या फिर मैं एग्जैक्टली किस जगह का हूँ, पर यूँ समझिए कि आज मैं एक तरीके से अपना एक कन्फेशन आप सभी लोगों को देने आया हूँ, या फिर जो कुछ भी आप समझो। ये घटना आज से लगभग 10 महीने पहले शुरू होती है। मुझे याद है मेरी बेटी को स्कूल जाना था और वो सुबह से उठकर बहुत ही प्यार से मेरे से आगे कहती है, पापा नाश्ता कहाँ है। वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा डे था, लेकिन उस दिन में सब कुछ नॉर्मल नहीं था। मेरी बेटी को चेस्ट पेन हो रहा था। शायद मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये एक अच्छा संकेत नहीं है, पर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर चेस्ट पेन का कारण क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने उस टाइम पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है उस दिन रात में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। सड़क की विजिबिलिटी इतनी कम थी कि हॉस्पिटल जाते हुए मेरी गाड़ी 40 से ऊपर की स्पीड पर जा ही नहीं पा रही थी। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील चलाते हुए मेरा हाथ कांप रहा था, क्योंकि मुझे डर था कि मैं अपनी इकलौती बेटी को खो दूंगा, जैसे कि मैंने अपनी पत्नी को खोया था। याद है मुझे, एक डर के साथ मैं हॉस्पिटल पहुंचा और उसके बाद लगभग 1 घंटे वेटिंग रूम में बैठा रहा। उसके बाद जाकर डॉक्टर्स आए और उन्होंने मुझे बताया कि खैर अभी तो मेरी बेटी ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो हेल्थी है। डॉक्टर्स ने बताया कि मेरी बेटी का हार्ट और लंग्स दोनों ही फेल हो रहे हैं, और ये एक ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि किसी दवाइयों से सुलझाई जा सके, बल्कि इसके लिए किसी डोनर की ज़रूरत होगी जो कि अपना दिल और कम से कम एक फेफड़ा देने के लिए तैयार हो जाए। उन्होंने डोनर लिस्ट में मेरे बेटे का नाम भी लिख दिया और कहा कि आप कुछ हफ्ते बाद आके पता कर लेना। लेकिन इनमें से एक चीज़ थी जिसे मैंने अनदेखा कर दिया, वो ये कि ये कितना ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरी बेटी का ब्लड ग्रुप काफ़ी ज़्यादा रेयर था और उसके लिए सूटेबल डोनर मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। मैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा ये सोच के कि मेरी बेटी आखिर किस तरीके से ठीक होगी और उसे कोई डोनर कैसे मिल पाएगा। धीरे धीरे इस बात को 3 हफ्ते बीत गए और आखिरकार मेरी बेटी अब स्कूल जाना शुरू करने वाली थी। उस दिन मैंने अपने ऑफिस की छुट्टी ले ली थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर स्कूल से मेरी बेटी के लिए कोई कॉल आए तो मैं शहर के किसी दूसरे हिस्से में हूँ। मेरी बेटी स्कूल गई हुई थी और मैं सोफ़ा पे बैठा हुआ था कि तभी मुझे एकदम से एक अजीब सी महक आनी शुरू हो जाती है। ऐसी महक जो शायद किसी जली हुई मछली में से आती है, और थोड़ी अजीब सा धुआं मेरे आसपास आगे इकट्ठा होने लग गया था। मुझे एक अजीब सी फुसफुसाहट मेरे कानों में महसूस होने लगी और मुझे एकदम से आवाज़ आई कि मेरे घर के बाहर किसी ने एक लिफाफा गिराया है। मुझे पता है कि उस टाइम पर पक्का वहाँ पर कोई भी पोस्टमैन नहीं आया हुआ था, पर पता नहीं क्यों मेरी बॉडी को एकदम से एक अजीब ही तरह की वाइब्स आ रही थी। 5 मिनट बाद मैं घर के बाहर गया और मैंने उस एनवेलप को उठाया। मैंने देखा ना तो उस पर कोई रिटर्न एड्रेस था और ना ही कोई सेंडिंग एड्रेस, ना ही उस पर कोई स्टैम्प थी। वो ऊपर से बिल्कुल खाली था। मैं अपनी खिड़की के पास गया और आसपास देखने लगा, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जिसने वो वहाँ पे छोड़ा हो। बस यहीं से वो सब शुरू हो गया। जैसे ही मैंने वो लेटर खोला और उसे देखना शुरू करा, मेरे कान में बस ऐसे लगने लगा जैसे कोई तेज़ तेज़ आवाज़ में लगातार फुसफुसाया जा रहा हो। और जो उस लेटर पे लिखा था वो मुझे आज भी अच्छे से याद है। तुम्हारी एक बेटी है जिसे हार्ट और लंग्स की ज़रूरत है, और अगर उसे ये नहीं मिले तो फिर वो मर जाएगी। हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें उसका खून नहीं मिलेगा, लेकिन
तुम उसकी जान अब भी बचा सकते हो। तुम्हारे पास एक मौका है। तुम्हें बस एक सौदा करना होगा। सौदा उसी की उम्र के एक बच्चे का, लेकिन शर्त यह है कि वो बच्चा ज़िंदा होना चाहिए। जैसे ही मैंने सारी लाइन्स पढ़ ली, मेरे कान में आने वाली फुसफुसाहट एकदम से बंद हो गई। मैं एकदम से सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या था। क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा था या फिर कुछ और। मेरी बेटी की इस हालत के बारे में किसे पता था। मेरे दिमाग में उन सभी लोगों के नाम आने लगे जिन पे मैं शक कर सकता था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे किसी भी बंदे का नाम नहीं आया दिमाग में जिसने ऐसा किया हो। लेकिन मैं इस बारे में सीरियस था और मैंने ये लेटर जाके पुलिस को दिखा दिया। लेकिन क्योंकि उस लेटर पे और कोई भी सबूत नहीं था, जैसे कि एड्रेस वगैरह, तो पुलिस वालों ने भी यही कहा कि समाज में कुछ इस तरीके के तत्व होते हैं जो कि ऐसे लोगों को परेशान करने में मज़ा लेते हैं। आप बस अपनी सावधानी बरतिए और कुछ भी नहीं। उन्होंने तो काफ़ी आसानी से कह दिया कि इससे ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में वो मैसेज लगातार घूमे जा रहा था। और ये मैसेज कोई आखिरी मैसेज नहीं था, बल्कि इसके बाद हर तीसरे या चौथे दिन मुझे एक लेटर मिलता बिल्कुल इसी तरीके से। और एक एक करके इन मैसेजेस में हर बार कुछ न कुछ अजीब बात लिखी होती। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि जब भी मैं वो मैसेज पढ़ता तो मेरे कान में एक अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती। धीरे धीरे जैसे जैसे लेटर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, मेरे कान में आने वाली आवाज़ भी तेज़ होती जा रही थी। इसके बाद मुझे इतनी तेज़ सिर में दर्द होता कि मैं किसी भी तरीके से इस दर्द को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे एकदम हैरानी में डाल दिया। एक दिन मैं उन्हीं में से एक लेटर पढ़ रहा था कि तभी मेरी बेटी पीछे से आ गई और उसने एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा। आप ये अजीब सा पेपर पकड़े क्यों बैठे हो पापा? और उस समय मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ कि मेरे अलावा उस लेटर को कोई भी समझ नहीं सकता था। मेरी बेटी को उस लेटर पर सिर्फ कुछ डंडे दिखाई दे रहे थे। और ये बात समझते हुए मुझे भी देर नहीं लगी कि मुझे भी वो मैसेज सिर्फ इसलिए समझ में आ पा रहा था क्योंकि मेरे कान में वो खास तरह की आवाज़ गूंज रही थी। ये सब चीज़ें मुझे इतना समझाने के लिए काफ़ी थी कि ये किसी न किसी तरीके से काले जादू से रिलेटेड था। एक बात और, उन लेटर्स में हमेशा यही बात लिखी होती कि मेरी बेटी के मरने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और धीरे धीरे वो मरने जा रही है। और अजीब बात तो ये थी कि मैं हमेशा कोशिश करता कि जो उन चिट्ठी को वहाँ पे छोड़ के जाता मैं उसे पकड़ लूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे कभी भी कोई नहीं दिखता। यहाँ तक कि एक हद तक तो मैं इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि मैंने अपने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली ताकि मैं बस इंतज़ार कर सकूं अगले लेटर का और ये देख सकूं कि आखिर ये कौन भेज रहा है। एक बार तो मैं इसी वजह से अपने पोस्टमैन पे चिल्ला दिया और उससे ये सब बोलने लगा कि तुम ही हो वो, मैं जानता हूँ। बल्कि मुझे पता था कि वो नहीं था। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद मुझे एक बार फिर से वो अजीब सी स्मेल आने लगी और मुझे पता था कि अब वो लेटर फिर से मुझे मिलने वाला है। लेकिन एक और बात, मैं खिड़की से बाहर ही देख रहा था और बाहर कोई भी नहीं आया था, लेकिन अगले ही पल उस जगह पर एक लेटर पड़ा हुआ था। ये देखकर एकदम से डर के मारे मैं पसीने से तर हो गया कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने लेटर उठाया और चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लेटर खोलते के साथ ही मेरे कान में फुसफुसाने की आवाज़ तेज़ होती चली गई और मैं समझने लगा उस लेटर को। आज से तुम्हारी बेटी की मौत की उल्टी घड़ी शुरू। बस इसके ठीक आधे घंटे बाद दोपहर 2:30 पर मुझे मेरी बेटी के स्कूल से एक कॉल आती है, ये कहते हुए कि मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाया गया है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। 4 बजे तक मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि अगर उसे उसके ऑर्गन्स नहीं मिले तो वो एक बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाएगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। रात के 8 बज रहे थे और मेरी बेटी अस्पताल में ही एडमिट थी और मैं उस समय एक बार में था। मैंने शराब पी रखी थी और मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था
कि आखिर मैं क्या करूँगा। मेरे दिमाग में लेकिन अभी भी यही सब बातें आ रही थी, ये जो कोई भी कर रहा है उसे मेरी बेटी के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी कैसे है और वो ये सब भविष्यवाणियाँ कैसे कर रहा है। उस रात लेकिन मेरे को कोई भी बुरा सपना नहीं आया, कोई नाइटमेयर नहीं, कोई विजन नहीं। मेरी आंखों के सामने सिर्फ एकदम अंधेरा था। अगले दिन मैं सुबह सुबह उठा और मुझे शायद अंदर से पता था कि आज मुझे क्या करना है। मुझे अपनी बेटी को ठीक करना था और मुझे पता था वो कैसे। मैंने एक गाड़ी को रेंट पे लिया और सुबह सुबह घर से बाहर निकल गया। मैं अपनी सिटी से बाहर एक दूसरी जगह पर गया और ढूंढने लगा अपने शिकार को। दोपहर के आसपास तक मुझे मेरा शिकार मिल गया था, यानी कि एक लड़का जो कि लगभग मेरी बेटी की उम्र का ही था। एक सुनसान सी जगह पे था, घुंघराले से बाल, कंधे पर बैग और एक लगाया हुआ चश्मा। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा था या फिर वो कहाँ जा रहा था। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कुछ भी कर रहा था, पर मुझे बस अभी ये दिख रहा था कि उसके सौदे के ज़रिए मैं अपनी बेटी को बचा सकता हूँ। मैं उसके पास गया और जितने ज़्यादा प्यार से हो सकता था उतने प्यार से उससे बोला, तुम्हारा बैग तो बहुत ज़्यादा भारी लगता है, लिफ्ट चाहिए क्या? जैसे ही मैंने उससे बोला वो एकदम से आगे की ओर भागने लगा। मुझे अब गुस्सा आने लगा। मैं अपनी गाड़ी में बैठा और उसका पीछा करने लगा। वो अपनी स्कूटी से अब मेरे आगे जा रहा था और अब हम लोग एक सुनसान से एरिया में आ गए थे। एकदम से मेरे दिमाग पे कोई पागलपन सा हावी हो गया और मैं पूरी स्पीड बढ़ाकर उसके पीछे जाने लगा। और एक पॉइंट ऐसा आया, जैसे ही मैं होश में आया मैंने पाया कि मैंने उसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया था। मैं देख पा रहा था कि मेरी गाड़ी के आगे वो पड़ा हुआ था और उसी पल एकदम से मुझे होश आया, ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया। मैं एकदम से अपनी गाड़ी से उतरा और मैं ये देखकर एकदम हैरान हो गया, उसके दोनों हाथ पीछे की ओर मुड़ चुके थे। उसके मुंह से और न जाने पूरे शरीर में कहाँ कहाँ से खून बह जा रहा था। मैं एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सोचने लग गया, ये मैंने क्या कर डाला। मैं उसे देखकर बस ये सोच रहा था, क्या ये सही में ज़िंदा है? लेकिन हाँ, वो उस वक्त भी ज़िंदा था और उसे ज़िंदा देखते के साथ ही मेरे मन में उम्मीद आ गई। हाँ, ये ज़िंदा है, यानी कि ये अब भी मेरे काम का है। मैंने फ़ौरन जैसे तैसे करके उसे उठाया और अपनी गाड़ी के पीछे डिग्गी में डाल दिया। उस जगह से मैं और जल्दी निकल गया ताकि कोई भी मुझे नोटिस ना कर सके। लेकिन अब मैं ये सोच के परेशान था कि अब मैं उसे लेकर कहाँ जाता, क्योंकि कभी भी उन चिट्ठियों में किसी एड्रेस के बारे में नहीं लिखा था। 10 मिनट तक इधर से उधर घूमने के बाद मैं अपने घर की ओर बढ़ने लगा। इससे अच्छी जगह मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती थी और अब मैं सच कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा पागल सा हो गया था। मैं अपने घर गया और जैसे ही मैं अपने घर पे गया मैंने देखा मेरे घर के बाहर एक काले रंग का लिफाफा पड़ा हुआ था। उस लिफाफे को मैंने उठाया और पढ़ा तो इस बार एक बार फिर से मेरे कान में अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ आई और ये आवाज़ इस बार मुझे बता के गई एक एड्रेस। उस एड्रेस को फ़ौरन से मैंने अपने मोबाइल के GPS पे डाला और मुझे पता चला कि वो एड्रेस एक जंगल का था। पता नहीं क्यों लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। सिर्फ इतना याद है कि मैं अगले कुछ घंटों तक उस लोकेशन को ढूंढता रहा। मुझे याद है काफ़ी देर तक रोड पे जाने के बाद मैं एक कच्चे रास्ते पर काफ़ी देर तक अपनी गाड़ी को ले जाता रहा और तब जाकर मैं उस जगह पर शायद पहुंच गया था। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं किस जगह पर आया था। एकदम से एक अजीब सी जगह पर आकर मैं परेशान होने लगा। मेरा फ़ोन भी डेड हो चुका था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि कहीं उस बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, बस वो ज़िंदा रहे। उस बच्चे को एक बार देखने के बाद मैं फिर से आगे की ओर बढ़ने लगा। अब मुझे अभी भी गिल्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि मैंने उस बच्चे को क्या किया, गिल्ट इस बात का हो रहा है मैं उसे जहाँ पर छोड़ के आया। मेरे दिमाग का एक हिस्सा अब भी मुझसे यही कह रहा था कि इस सब को भूल जाओ कि मुझे कोई लेटर आया था, बस इस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चला जाऊं और उसकी मदद कर दूं। लेकिन नहीं, अगर ऐसा मैंने कर दिया तो मेरी बेटी
ठीक उसी तरह से मर जाएगी जैसे कि मेरी वाइफ मर गई थी। मेरे दिमाग में यही सब ख्याल आ ही रहे थे कि एकदम से मैंने देखा कि मेरे सामने अब रोड नहीं था, बल्कि अब मैं न जाने किस जगह पर आ गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम से अनोखी जगह पर ही आ गया हूँ। यहाँ तक कि मेरी गाड़ी खुद से रुक गई। उसके बाद मैंने उसे फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी तो मानो वो खुद से चालू होना ही नहीं चाहती थी। मेरी गाड़ी एकदम से बंद हो गई थी और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। और तब मैंने महसूस करा वही हल्का हल्का धुआं और वही वो महक एक बार फिर से धीरे धीरे मुझे चारों ओर से घेरने लगी। लेकिन इस बार वो धुआं इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे खांसी भी होने लगी और मैं ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर निकल गया, ये सोच के कि शायद बाहर मुझे ताज़ी हवा मिलेगी। कुछ देर तक खांसने के बाद जब मैंने खुद को एडजस्ट करा तो देखा मैं एकदम अलग जगह पे हूँ और मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है। जब मेरी नज़र सामने गई तो मेरे होश उड़े के उड़े रह गए और मुझे लगा कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने देखा एक बड़ा सा काला साया अपने हाथ में एक लालटेन लिए मेरे सामने खड़ा था। उसका कुछ भी हिस्सा मुझे नहीं दिख पा रहा था, सिर्फ एक काले साए की जगह। एकदम से मेरे कानों में आवाज़ आने लगी एक दिशा की ओर। धीरे धीरे वो साया एक तरफ को आगे की ओर बढ़ने लगा और शायद मुझे पता था कि मुझे उसके पीछे पीछे जाना है। जैसे जैसे मैं उस काले से साए के पीछे पीछे चलने लगता, मुझे एकदम से काफ़ी ज़्यादा, कभी तेज़ हवा तो कभी धीमी हवा, कभी तेज़ रोशनी तो कभी कम रोशनी मेरे आगे से आती। मैं देख रहा था मेरे नीचे की ज़मीन धीरे धीरे मैदानी से चलते चलते अब एकदम चट्टानी सी हो गई थी। अब मैं जैसे जैसे उस साए के पीछे जा रहा था तब मेरी नज़र पड़नी शुरू हुई ज़मीन पर पड़े हुए कपड़ों पर, कपड़े जो कि बच्चों के दिख रहे थे। मेरे मन में एक बहुत ही भयानक सा डर था, लेकिन मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी जिसकी वजह से मैं अभी भी आगे बढ़ता जा रहा था। और कुछ और आगे बढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि आखिर वो कपड़े आ कहाँ से रहे थे। जब मैं और आगे गया तो मैंने देखा कि सामने एक साया मुझे दिखाई दे रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़की थी। मैंने उससे बोलने की कोशिश करी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके सामने गया और मैंने देखा कि उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी जिसे वो धीरे धीरे झुला रही थी। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था उससे। अब उसकी आंखें एकदम से लाल हो रखी थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। उसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल की ही रही होगी। मैंने उसे छूने की भी कोशिश करी लेकिन वो एकदम गर्म थी। गर्म ऐसे नहीं जैसे कि हम लोग बुखार में होते हैं, गर्म बिल्कुल उस तरीके की जैसे आग होती है जो कि हमें ही जला दे। मैं चुपचाप उस साए के पीछे और आगे बढ़ने लगा और तब मैंने देखा कि आगे एक नहीं कई सारे बच्चे थे ठीक उसी हालत में जैसे वो लड़की थी। और अब तो वो बच्चे ही नहीं बल्कि उनके शरीर के अंग भी अजीब अजीब तरह के थे। धीरे धीरे जब मैं आगे गया तो मैंने देखा किसी बच्चे के हाथ नहीं थे तो किसी बच्चे के पैर नहीं थे। मैंने एक लड़की को देखा जिसके दिल की जगह पे सिर्फ एक गड्ढा था और वो उसके बाद भी मेरे सामने खड़ी थी, हिलडुल रही थी। मैं इतना ज़्यादा डर रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो खौफनाक मंजर शायद ही आप सोच सको। धीरे धीरे वो साया आगे बढ़ रहा था और अब मैंने देखा उस लड़के को जिसे मैं अपने साथ वहाँ पे लाया था। वो लड़का न जाने कैसे अब एकदम ठीक था और भाग रहा था उस चीज़ से जो कि उस जगह पर शायद राज कर रही थी। शायद वो थी 5-6 औरतें, बिल्कुल काली औरतें, एकदम अजीब सी। न जाने क्यों मुझे अंदर से पता था कि वो औरतें उस बच्चे को आराम से पकड़ लेंगी। एकदम से भागते भागते ही वो लड़का गिर गया और उसका सर बीच में से ही फट गया और लगातार उसमें से खून बहने लगा। एकदम से मैं एक जगह पर आ गया जहाँ पर मेरे चारों ओर एक गोल घेरा था और उसके बीच में वो लड़के की लाश थी।
मेरा एक मन तो कह रहा था कि मैं उस वहाँ से भाग जाऊँ और बस कैसे भी करके वहाँ से निकलूँ। मैं न जाने किस जगह पर आ गया था, लेकिन मेरा एक मन अब भी वहीं पे था, क्योंकि शायद मैं उस सौदे को करना चाहता था। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता था। अब मैंने नोटिस करा कि मेरे आसपास का वातावरण एकदम से और ज़्यादा खतरनाक हो रहा था, जिससे मुझे इस बात का अंदेशा हो रहा था कि सूरज शायद ढलने वाला था। जैसे ही मैंने अपनी पलकें झपकी, मैं एक बार फिर से उस लालटेन वाले बंदे के पीछे जा रहा था। अब मैं एक ऐसी जगह पर आ गया था जो कि शायद गुफा जैसी लग रही थी, और उसमें चारों ओर सिर्फ आत्माएं ही आत्माएं कैद थी, जो कि बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। बस इसके बाद जितना मुझे याद है, एकदम से मेरे सामने एक कूलर आ गया। कूलर जिसके अंदर बर्फ़ रखी रहती है। जब मैंने उसे खोल के देखा तो मैंने पाया कि उसके अंदर एक हार्ट और 2 लंग्स पड़े हुए थे, जैसे कि हमारी डील हुई थी। मुझे नहीं पता था कि अब मैं वहाँ से कैसे जाने वाला था, लेकिन एकदम से मेरे मन में आया बस मुझे यहाँ से अब जाना है। मैंने उस लालटेन वाले या फिर किसी भी वहाँ मौजूद चीज़ से कुछ नहीं कहा। मैं बस उल्टा होके वापस आने लगा। मैं बस जैसे ही चलना शुरू करा, एकदम से मेरी आंखें बंद हो गई। अगली बार जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था, अपने बेड पर। मैंने उठ के देखा तो मेरे साइड में ही वो छोटा सा कूलर रखा हुआ था, जिसके अंदर लंग्स और हार्ट थे। मैं फ़ौरन से नीचे गया और उन सारे लेटर्स को फिर से देखने लगा, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अब मैं उन लेटर्स को अब नहीं सुन पा रहा था। अब मुझे भी उनमें सिर्फ उल्टे सीधे अक्षर दिखाई दे रहे थे। मैं सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं फिर से गया और मैंने उन लेटर्स को उठाया और गार्डन में ले आके उनमें आग लगा दी। सुबह तक मैंने सारे लेटर्स जला दिए थे। हैरानी की बात थी कि जिस जगह से मैंने गाड़ी को रेंट पे लिया था, वो गाड़ी भी खुद ब खुद उस जगह पर वापस पहुंच गई थी। मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हुआ था। जो ऑर्गन्स मैं अपनी बेटी के लिए लाया था, अगले दिन सुबह होते के साथ ही मैं हॉस्पिटल ले गया और मेरी बेटी का ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से हो गया। इसके बाद मेरी बेटी एकदम ठीक हो गई। मेरे पास जो मैंने अपनी पूरी ये घटना बताई, इसका कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन चीज़ें भयानक होना शुरू हुई इस सब के बाद। सर्जरी को अच्छे खासा टाइम बीत गया था। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी अब, और वो स्कूल भी जा रही थी। मैंने भी अब वापस से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे उस भयानक जगह के नाइटमेयर्स आज भी आते थे। मुझे पता था कि मैंने उस बच्चे का सौदा जिस जगह पे करा था, वहाँ पर उसकी रूह कैद हो गई है, और न जाने उसके साथ वहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना, कर्म का फल सबको मिलता है और इसी जन्म में मिलता है। जिसने भी ये कहावत कही थी बिल्कुल सही, क्योंकि कल शाम को मेरे ऊपर मेरा कर्मा वापस लौट के आ गया। मैं जब घर आया तो मैंने पाया कि मेरी बेटी घर पे नहीं थी, और मेरे घर के दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था। जब मैंने उसे उठाया तो उस पे लिखा था, मुझे माफ़ करना। मैं एकदम से सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी बेटी उस शाम घर नहीं लौटी। उसके बाद से ही शायद मुझे पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए अब मैं ये सब लिख रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये मेरा कन्फेशन है या फिर मेरा सुसाइड नोट, क्योंकि अगर मेरी बेटी अब उस जगह पर है, उस मौत के जहन्नुम में, तो मैं सुसाइड करने वाला हूँ। लेकिन मेरे कान में अब एक बार फिर से एक आवाज़ गूंज रही है, एक आवाज़ जो कि मुझसे कह रही है कि वो मेरी बेटी को एकदम सुरक्षित रखेंगे। मैं अपनी बेटी को अभी भी बचा सकता हूँ, वो मुझे एकदम अच्छी हालत में वापस मिल जाएगी, लेकिन मुझे उसके बदले में फिर से करने पड़ेंगे कुछ सौदे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। आपका सपोर्ट इस चैनल के लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।